प्लांट एनाटोमी। लोग किसके रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं? प्लांट का एनाटोमी के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है? प्लांट एनाटोमी। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया है, बायोलॉजी की जो हम लोग बात करते हैं तो इसको दो, बायोलॉजी का जो हम लोग स्टडी करेंगे तो मेनली दो पार्ट में इसको बांटा जाता है। एक जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी कहलाता है, और दूसरा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाटोमी। एक है मॉर्फोलॉजी और दूसरा एनाटोमी। मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉर्फोलॉजी में मैंने बताया था आपको, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत इसमें दो टर्म है। एक टर्म क्या है? मॉर्फो प्लस लोगी। नहीं, तो मॉर्फो टर्म के बारे में मैंने बता रखा है कि ये ग्रीक वर्ड होता है। मॉर्फो के बारे में बताया था कि ये कैसा वर्ड है? ग्रीक। और लोगी जो होता है ये कैसा वर्ड है? इंग्लिश। इंग्लिश वर्ड है। दोनों का अपना अपना मीनिंग है। मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म या नहीं तो शेप। फॉर्म या नहीं तो शेप। लोगी का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ समथिंग। लोगी का मतलब होता है, इसका मीन्स टू स्टडी ऑफ समथिंग, जिसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फो बोले तो फॉर्म, फॉर्म का स्टडी करना या शेप का स्टडी करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। लेकिन हम लोग तो ये बात कर चुके हैं, मॉर्फोलॉजी पूरा डिटेल देख लिए। मॉर्फोलॉजी में हम लोग देखे, प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग जो देखे, रूट के बारे में देखे, स्टेम के बारे में देखे, लीफ के बारे में देखे, उसका मॉडिफिकेशन देखे, फिर फ्लावर के बारे में देखे, फ्रूट के बारे में देखे, सीड के बारे में देखे। फिर अभी पिछले क्लास में जो हम लोगों ने लिया तो उसमें मैंने बताया फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म, उसके रिगार्डिंग हम लोग देखे। तो मॉर्फोलॉजी हमारा डन हो चुका है, एक ब्रांच जो है मॉर्फोलॉजी वो खत्म हो गया। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? एनाटोमी। एनाटोमी की जो बात करें तो एनाटोमी ये कहाँ का वर्ड है, कैसा वर्ड है? तो ये ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड है। एनाटोमी की जो बात करते हैं ये कैसा वर्ड होता है? ग्रीक वर्ड होता है बच्चों। एक्चुअल में एनाटोमी जो वर्ड आया है तो वो ग्रीक में एक वर्ड है जिसका नाम है यहाँ पे एनाटोम, जिसका नाम क्या होता है? एनाटोम। एनाटोम, और यही एनाटोम ग्रीक वर्ड है, तो उसी से एनाटोमी आया है, एनाटोम। एनाटोम का मतलब क्या होता है? डाइसेक्शन। एनाटोम का मतलब होता है इसका डाइसेक्शन। डाई, डाई मतलब क्या होता है? मरना। डाइसेक्शन, डी आई सेक्शन, डबल एस ई सी नहीं, डाइसेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? एनाटोम का मतलब होता है डाइसेक्शन। अब क्वेश्चन है सर क्या डाइसेक्शन, तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एनाटोम में हम लोग स्टडी किसको करेंगे? एनाटोमी में, एनाटोमी में जो हम लोग स्टडी करते हैं, देखो मॉर्फोलॉजी में फॉर्म या नहीं तो शेप का स्टडी करते हैं। एनाटोमी में हम लोग बात करते हैं उस फॉर्म और उस शेप के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, किसके रिगार्डिंग? तो आप लिख सकते हो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन नहीं,
तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जेड लिख देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किसका? ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑफ लिविंग थिंग्स। जो जिंदा था उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। मतलब क्या? एनाटॉमी में बता रहा है कि जैसे कोई प्लांट है, मान लो ये प्लांट है, तो आपको पता है इधर लीफ है, नीचे के साइड में ये क्या होता है? रूट। ये सब रूट सब है नहीं? अगर रूट का सेक्शन काटेंगे तो अंदर कैसा दिखेगा? कौन सा सेल कब दिखेगा? सेल का अरेंजमेंट क्या होगा? टिश्यू का अरेंजमेंट क्या होगा? ऑर्गन का अरेंजमेंट क्या होगा? नहीं, तो वही होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरीके से स्टेम का जब सेक्शन काटेंगे तो अंदर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होगा? लीफ का सेक्शन काट दिया जाए तो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा? तो इसी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? एनाटोमी। एनाटोमी में जो हम लोग बात करेंगे तो किसका? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं एनाटोमी में। तो हम लोग जो मैंने जो बताया डाइसेक्शन, तो डाइसेक्शन का मतलब क्या है? तो आपको बता दूं, बायोलॉजी में 3 टर्म यूज होता है जो मिलता जुलता है, डाइसेक्शन, ऑपरेशन, पोस्टमार्टम। तीनों में लेकिन डिफरेंस है। ऑपरेशन किसको बोलते हैं? तो लिविंग टू लिविंग। हम लोग बोलते हैं ना फलाना आदमी ऑपरेशन कराने गया, तो क्या है कि जिंदा गया था, जिंदा वापस आया है। डॉक्टर लोग क्या किया? जैसे पेट में कुछ गड़बड़ी था तो पेट को फाड़ा, काटा, अंदर का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया और फिर सिल के आ गया। नहीं, तो लिविंग टू लिविंग। अगर लिविंग से लिविंग की हम लोग बात करें, लिविंग से लिविंग की बात करें तो क्या कहलाएगा? ऑपरेशन। तो ये तो टर्म ऑपरेशन में जाता है। दूसरा टर्म आता है डाइसेक्शन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। मान लीजिए रूट का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखना है तो क्या करना होगा? रूट को काटना पड़ेगा, और रूट को काट दोगे तो रूट मर जाएगा। मतलब लिविंग टू डेड, वो कहलाता है डाइसेक्शन। अगर डाइसेक्शन की बात करेगा तो क्या बोलेंगे? लिविंग टू डेड। पहले जिंदा था, अब जिंदा नहीं रहा, तो वो कहलाता है डाइसेक्शन। पोस्टमार्टम कब बोलेंगे? डेड टू डेड। जैसे बोलते हैं ना हम लोग मरे हुए आदमी का कि कोई डेथ कर गया तो उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, मतलब क्या? पहले से डेड था। तो डेड टू डेड पोस्टमार्टम। तो क्या बताया? लिविंग टू लिविंग ऑपरेशन, लिविंग टू डेड डाइसेक्शन, और डेड टू डेड पोस्टमार्टम। तो तीनों टर्म याद रखिएगा, काम आएगा आगे भी। खैर, तो यहाँ पे जो हम लोग को बात करना है, तो हम लोग किसके रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं बच्चों? तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं हम लोग कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। हम लोग जो बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरीके से लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हमारा आज का हेडिंग क्या हो जाएगा? एनाटॉमी। डिटेल बात करने जा रहे हैं हम लोग एनाटॉमी। तो इसी एनाटॉमी को ऊपर लेता हूँ मैं। क्लियर है यहाँ तक? दोनों टर्म क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एनाटॉमी, या यूँ कह सकते हैं, देखो, प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी एनिमल का भी होता है, प्लांट एनाटॉमी। एनिमल एनाटॉमी आप पढ़ोगे मेडिकल कॉलेज में जाके। ह्यूमन का एनाटॉमी देखोगे, वहाँ पे हाथ का एक एक स्किन नोचेगा, स्किन, फिर उसके अंदर मसल्स, फिर नर्व, सब चीज़ एक एक चीज़ दिखाएगा। तो एनिमल एनाटॉमी हम लोग पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेज जाने के बाद। मेडिकल कॉलेज जाने के लिए कौन सा एनाटॉमी का जरूरत पड़ेगा? प्लांट एनाटॉमी। नहीं कि इसका भी जानकारी होना जरूरी है प्लांट एनाटॉमी का, तभी जाके आप मेडिकल कॉलेज जा पाइएगा। तो देखो, प्लांट एनाटॉमी हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सीक्वेंस में आते हैं। पहले मैंने आपको ये बता रखा है कि दुनिया का सबसे छोटा चीज़ तो एटम होता है। उससे छोटा दुनिया में अभी तक फ्री एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे छोटा एटम जिसका फ्रीली एग्जिस्टेंस मिलता है। एटम जब आपस में जुड़ता है तो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सब जुड़ के क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल सब जब आपस में जुड़ेगा तो बनाता है कंपाउंड। क्या बनाएगा?
कंपाउंड। कंपाउंड सब जब आपस में जुड़ता है तो क्या बनाता है? सेल। सब लिविंग की और हम लोग आए थे, एक नॉन लिविंग एक साइड लिविंग। मैं बात कर रहा हूं सेल से, कि मान लो ये सेल है, और आपको ये भी पता है सेल जब आपस में जुड़ता है तो क्या बनाएगा? टिश्यू। टिश्यू जब आपस में जुड़ेगा तो टिश्यू सिस्टम बनाता है। टिश्यू का सिस्टम, टिश्यू सब आपस में जुड़ के क्या बनाएगा? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम सब आपस में जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? ऑर्गेन। ऑर्गेन जब आपस में जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? ऑर्गेन सिस्टम। और ऑर्गेन सिस्टम सब जब आपस में जुड़ता है तो क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म। तभी जाके बनेगा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म करने का मतलब है हम लोग, जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, हाथी एक ऑर्गेनिज्म है, चींटी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी प्लांट को आप ले लीजिए, आम का, कटहल का, अमरूद का, सब अपने आप में क्या है बच्चों? ऑर्गेनिज्म ही तो है, ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म लेंगे? तो कौन सा एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं? तो पक्का यहाँ ऑर्गेनिज्म में क्या लेना पड़ेगा? हम लोग किसकी बात करेंगे? प्लांट का। कोई भी प्लांट की जो बात करें तो प्लांट, कोई भी एक सिंगल प्लांट ले लो तो वो अपने आप में क्या है? ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट ऑर्गेनिज्म है। एक प्लांट में ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम होता है। आप लोगों ने मार्फोलॉजी में पढ़ रखा है बच्चों, क्या बताया था? सूट सिस्टम, याद आया? और दूसरा बताए थे रूट सिस्टम। दो तरह का सिस्टम बताया गया था, एक सूट सिस्टम और दूसरा क्या बताए थे? रूट सिस्टम। एक आएगा सूट सिस्टम और दूसरा रूट सिस्टम के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं ऑर्गेन सिस्टम के अंतर्गत, सूट सिस्टम, रूट सिस्टम। उसके बाद मैंने क्या बताया कि सूट सिस्टम और रूट सिस्टम जो है, तो इसमें सूट सिस्टम के अंतर्गत ऑर्गेन सब था। सूट सिस्टम में ढेर सारा ऑर्गेन था। कौन सा ऑर्गेन था सूट सिस्टम के? सूट सिस्टम में ही हम लोग किसकी बात कर रहे थे? लीफ का, इसी में बात किए थे स्टेम का, इसी में बात किए थे फ्लावर का, इसी में बात किए थे फ्रूट का, नहीं ETC कर देता हूँ, CD सब भी इसी में आएगा। तो ये सूट सिस्टम में के अंदर जो है ये रियल में क्या है? ये सब ऑर्गेन। लीफ क्या है? ऑर्गेन है। स्टेम क्या है? ऑर्गेन है। लीफ भी ऑर्गेन है, स्टेम भी ऑर्गेन है, फ्लावर भी ऑर्गेन है, फ्रूट भी ऑर्गेन है। क्लियर? फिर उधर क्या आ गया? रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में हम लोग फिर बात किए थे टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, नहीं वो सब के रिगार्डिंग हम लोग उधर बात किए थे। तो ऑर्गेन हो गया। अब क्या है कि कोई भी ऑर्गेन जो बना तो उसमें क्या है? ढेर सारा टिश्यू सिस्टम है। ऑर्गेन के अंदर ढेर सारा क्या होता है? टिश्यू सिस्टम। तो अब देखिए, लीफ हो, स्टेम हो या फ्लावर, फ्रूट, कोई भी ये तीन ही टिश्यू सिस्टम से मिलके बना होता है। तीन ही टिश्यू सिस्टम से मिलके बना होता है। एक टिश्यू सिस्टम जिसको बोला जाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एक जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोला जाएगा कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। दूसरा जो इसी में होता है जिसको हम लोग क्या बोल के निकलेंगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और जो इसके अंदर तीसरा जो होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, नहीं तो क्या हो गया? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये तीनों किसके अंतर्गत आएगा? टिश्यू सिस्टम। मतलब
लीफ जो बना है वो भी इसी तीनों टिश्यू सिस्टम से बना है, स्टेम भी इसी का बना होगा, फ्लावर भी इसी का बना होगा, फ्रूट भी इसी का बना होगा, और इवन रूट भी इसी से बना होगा। मतलब लीफ की बात करें, स्टेम की बात करें, फ्लावर, फ्रूट, कोई भी, मतलब प्लांट के बॉडी का कोई भी पार्ट जो बना होगा उसमें तीन ही टिश्यू सिस्टम होगा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा। अब टिश्यू सिस्टम के बाद क्या आएगा? तो अगला पार्ट आएगा। अब टिश्यू सिस्टम कोई भी है तो पक्का वो ढेर सारा अलग अलग तरह के टिश्यू से मिलके बना होगा। टिश्यू सिस्टम के बाद जो हम लोग बात करें अलग अलग तरह का क्या बनेगा? टिश्यू से मिलके बना होगा। अब टिश्यू में अगर हम लोग आए तो टिश्यू में क्या होगा? एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनेगा। और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और देन परमानेंट टिश्यू। मतलब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो भी यही दोनों टिश्यू से बना होगा, ग्राउंड टिश्यू भी यही दोनों टिश्यू से मिलके बना होगा, और इवन ये भी उसी दोनों टिश्यू से मिलके बना होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू से ही मिलके बना होगा। इवन सेल भी है, सेल भी है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। प्लांट में जो हम लोग सेल की बात करेंगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन तरह का क्या है? सेल है। तो मैंने क्या बताया, प्लांट एनाटॉमी में जो हम लोग को स्टडी करना है तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है। हम लोग को जो प्लांट एनाटॉमी में के बात करना है, क्या बात करेंगे हम लोग? इंटरनल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे अगर मैं बात करूं कोई भी ऑर्गेन तो ऑर्गेनिज्म तो प्लांट, उसके अंदर जो ऑर्गेन है तो सूट सिस्टम या रूट सिस्टम। मान लो हम सूट सिस्टम को लें तो सूट सिस्टम में लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सब इसके अंदर आएगा। अब फ्लावर जो बना है तो किससे बना है? तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो सकता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का बना होगा। अब किसी एक को ले लीजिए, वेस्कुलर लो, ग्राउंड लो या एपिडर्मल, ये किससे मिलके बना होगा? तो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू से मिलके बना होगा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू किससे मिलके बना होगा? तो उसमें तीन ही तरह का तो सेल होता है प्लांट में, या तो पेरेन्काइमेटस नेचर का होगा, या तो कोलेनकाइमेटस, या नहीं तो स्क्लेरेन्काइमेटस नेचर का होगा। सीधा सीधी बोले तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा मिलके टिश्यू बनाया, टिश्यू मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू मिलके टिश्यू सिस्टम बनाया। फिर वेस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनाया। फिर लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, ये सब मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाया, जिसमें सूट सिस्टम, रूट सिस्टम, और सूट सिस्टम, रूट सिस्टम मिला तो ऑर्गेनिज्म बनाया। बोले तो क्या बनाया? सब प्लांट बना। तो सेल सब आपस में एग्रीगेट होता गया तो जुड़ता गया, टिश्यू बना, टिश्यू जुड़ के ऑर्गेन बना, ऑर्गेन जुड़ के ऑर्गेन, टिश्यू बना, टिश्यू जुड़ के टिश्यू सिस्टम बना, टिश्यू सिस्टम जुड़ के ऑर्गेन बना, ऑर्गेन जुड़ के ऑर्गेन सिस्टम बना, और देन फिर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। मतलब प्लांट एनाटॉमी में हम लोग को इतना बात पढ़ना है जो सामने लिखा हुआ है। ये हम लोग किसके अंतर्गत बात करेंगे? प्लांट एनाटॉमी में बात करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग टिश्यू पढ़ते हैं। सेल के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। टिश्यू जब खत्म हो जाएगा तब सेल पे हम लोग आएंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा, है ना? तब सेल क्या है कि अभी हम बोल दें कि पेरेन्काइमेटस सेल डिवीजन करता है, हमेशा मेरिस्टेमेटिक नेचर में आ जाएगा सेल डिवीजन। तो मेरिस्टेम क्या? तो अभी मेरिस्टेम आपको पता ही नहीं है। तो हम लोग पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब हमारा जो आज का अब हेडिंग होगा, कौन सा हेडिंग की बात करेंगे? तो हम लोग बात करने जा रहे हैं टिश्यू का। प्लांट एनाटॉमी में प्लांट टिश्यू के रिगार्डिंग हम लोग पहले बात करते हैं, फिर और आगे बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आइए नया हेडिंग डालें। क्या हो जाएगा हेडिंग हमारा? हम लोग जो हेडिंग डालने जा रहे हैं तो प्लांट टिश्यू, या सीधे टिश्यू लिख देता हूँ,
और टिश्यू में मैंने अभी अभी बताया दो तरह का टिश्यू है हमारे पास, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। दो तरह का टिश्यू होता है, तो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसी के रिगार्डिंग पहले बात करेंगे, आज का पूरा क्लास यही चलेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा हम लोग बात करते हैं परमानेंट। तो आज पूरा क्लास हम लोग केवल मेरिस्टेमेटिक पे ही बात करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी ढेर सारा कैटेगराइजेशन है, लेकिन सबसे पहले उसको बांटने से पहले ये तो समझे कि मेरिस्टेम होता क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको बोला जाता है जहां कह सकते हैं कि सेल हमेशा डिवीजन फेज में ही रहता है। अगर आपको याद हो सेल साइकिल, तो सेल साइकिल जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको इस तरीके से कि एक तो होता है G1 फेज, दूसरा बताया था S फेज, तीसरा बताया था G2 फेज और M फेज। यहां से सेल स्टार्ट होता है डिवीजन करना और इधर आता जाता है। एक चीज और अगर आपको ध्यान में हो तो इसी में एक चीज और मैंने बताया था आपको कि G1 फेज के अंतर्गत ही एक होता है G0 फेज। G0 फेज में अगर कोई सेल चला गया, दैट मीन सेल साइकिल के बाहर आ गया। वो सेल साइकिल के बाहर आने का मतलब है कि वो स्थिर हो गया, वो डिवीजन में भाग नहीं लेगा, तो उसको बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। जो कहिए कि डिवीजन में अब भाग नहीं लेने जा रहा है, वो परमानेंट हो गया। लेकिन वैसा सेल जो कंटिन्यूअस डिवीजन में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब मेरिस्टेम की जब भी बात करेंगे तो G1 S G2 M के बाद फिर से G1 S G2 M, और ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बोला जाता है अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक में अगर मैं एक लाइन लिखूं तो इसको क्या लिखूंगा, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है। नहीं, डिफरेंशिएटेड नहीं, क्रिएटेड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है मतलब अगर मैं इसे करके बना दूं और बोलूं कि बताओ ये प्लांट का टिश्यू है, मैं ये भी बता दूं, और मैं पूछूं बताओ इसमें रूट कौन है, स्टेम कौन है, लीफ कौन है, फ्लावर कौन है, बता दोगे क्या? नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर सोचो कि मैं इसे बताऊं कि देखो बच्चा ये इस तरीके से है, नहीं, अब मैं अगर पूछूं कि बताओ इसमें लीफ कौन है, स्टेम कौन है, नहीं बता दोगे। तो यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा है और इसमें डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, और जब डिफरेंस पता नहीं चले तो उसी को बोलता है अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसको देख के ये ना बता पाओगे कि स्टेम बनाएगा, रूट बना रहा है, लीफ बना रहा है, क्या करेगा, कि उसका कौन सा पार्ट किस को फॉर्मेशन में किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा ये बताना मुश्किल होता है। इसीलिए पहला लाइन ही लिख दिया क्या, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है। दूसरा मैंने क्या लिखा था कि हमेशा G1 S G2M मतलब कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन होता है। क्या होगा, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन। क्या मतलब कि हमेशा डिवीजन होता रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो बात करेंगे हमेशा डिवीजन फेज में रहता है। आप चाहो तो इसी बात को ऐसे लिख सकते थे हम लोग, G1 S G2 M फिर से G1 S G2 M डॉट 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 कंटिन्यूअस स्टेट होगा डिवीजन में। और प्लांट सेल है, कोई मान लो प्लांट सेल है, जैसे डिवाइड होगा तो प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है सेल वाल का होना। तो शुरू में जो सेल वाल बनेगा
वो कैसा सेल वाल है? प्राइमरी। तो प्राइमरी सेल वाल पक्का मौजूद होगा यहाँ पे, सेकेंडरी यहाँ मौजूद ही नहीं होगा। तो आप ये भी लिख सकते हो ओनली प्राइमरी सेल वाल, ओनली प्राइमरी सेल वाल क्या होगा? ओनली प्राइमरी सेल वाल आर प्रेजेंट। क्या लिखा हूं? ओनली लिखने का मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी एब्सेंट, टर्सरी एब्सेंट नहीं। ओनली जैसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें क्या नहीं है? सेकेंडरी सेल वाल एब्सेंट। सेकेंडरी सेल वाल यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? एब्सेंट हो जाएगा। नहीं, सेकेंडरी सेल वाल एब्सेंट हो गया। टर्सरी तो बिल्कुल नहीं होगा, सब सेकेंडरी नहीं है तो टर्सरी भी नहीं होगा, केवल प्राइमरी सेल वाल मौजूद होगा। अब सेल क्या है? एक सेल था, तुरंत डिवाइड हुआ, तो ये दोनों डॉटर सेल कहलाएगा। अब डॉटर सेल जैसे थोड़ा सा बढ़ा नहीं कि फिर से डिवाइड हो गया, तो सेल का साइज क्या होगा? हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन में है। तो सेल जो है स्मॉल होगा और एक समान होगा, आइसो डायमेट्रिक होगा। तो आप लिख सकते हो इसमें इस तरह से, सेल्स आर स्मॉल एंड आइसो डायमेट्रिक। डायमीटर में क्या होगा? समान होगा, नहीं छोटा और समान होगा। और क्या लिखेंगे इसमें? आपको पता है कि प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है वैक्यूल का होना। प्लांट सेल में जब भी मैंने प्लांट सेल बनाया, ये अगर प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, और बाहर से क्या आता है इसका? सेल वाल। बिना वाल का तो प्लांट सेल होता नहीं है, तो ये तो सेल वाल है। प्लांट सेल में मैक्सिमम टाइम क्या होता है? वैक्यूल। प्लांट सेल का 90% पार्ट क्या होता है? घेरे रहता है वैक्यूल। वैक्यूल होगा। लेकिन खास बात है यहां, पहले तो ये समझना होगा वैक्यूल क्या करता है। तो मेनली काम है इसका स्टोरेज का। कोई भी चीज बनाया तो स्टोर करेगा, है ना? वैक्यूल स्टोरेज इस सब में हेल्प करेगा। अब जो सेल अभी अभी बना है, तो फूड बनाया नहीं होगा। अब फूड बनाया नहीं तो फिर स्टोर किसको करेगा? मतलब वैक्यूल होता ही नहीं है, वैक्यूल एब्सेंट होगा, और अगर होगा भी तो बहुत छोटा साइज का होगा। आपसे एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, कौन सा सेल में वैक्यूल बड़ा मिलेगा? ओल्डर सेल में या न्यूअर सेल में? तो ओल्डर सेल में। नया वाला सेल जो मेरिस्टेमेटिक है उसमें तो वैक्यूल अभी जरूरत कहाँ है? जैसे अगर मैं पैसे बोलूं कि बताओ आपके पास ज़्यादा पैसा होगा कि आपके पापा के पास, अगर एट प्रेजेंट टाइम बात करें तो आपके पास ज़्यादा पैसा या बाबूजी के पास? तो वही चीज़ तो है, ये नया नया बना है तो इसके पास क्या नहीं होगा? यही पैसा नहीं है। नहीं तो वही बात तो हम भी बता रहे हैं, लेकिन बाबूजी के पास होगा, स्टोर करके रखे होंगे। क्यों स्टोर किए होंगे? जब बूढ़े हो जाएंगे, देहात गिर जाएगा, कोई काम ना आएगा, उस समय वही स्टोर पैसा काम आएगा। लोग प्रॉपर्टी इसीलिए तो खरीदता है। प्रॉपर्टी बच्चों के लिए नहीं खरीदते हैं लोग, अपने लिए खरीदते हैं। अपने लिए खरीदेंगे जगह जमीन दिस दैट जो भी है, कि भविष्य में काम आएगा। अलग बात है बच्चा लोग लूट लेता है, कर देते वो लोग बूढ़ा बूढ़ी अपने लिए कि कभी दिक्कत ना हो, लेकिन लूट लिया। प्लांट भी बेचारा बनाया था, स्टोर किया था अपने लिए, लेकिन हम लोग लूट लेते हैं। कैसे क्या? हम लोग जितना भी खाना उना खाते क्या खाते हैं? प्लांट प्रोडक्ट। तो प्लांट ऐसा आम कभी बोला क्या आम का प्लांट कि आओ तोड़ो खा लो? कभी नहीं, स्टोर किया था, है ना? खुद के लिए लोग बनाता है। अलग बात है उसके जाने के बाद वो जानता है कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा बाल बुतरू को मिलेगा ही।
पैतृक संपत्ति उसी को ना बोलते हैं, पैतृक संपत्ति जो हम लोग को मिलता है, तो माँ बाप दादा दादी का माँ बाप को मिला था, माँ बाप से हम लोग को मिलेगा, हम लोग से हमारे बुतरू में जाएगा। तो कहने का मतलब है स्टोरेज करेगा ही नहीं, ये सेल डिवीजन में रहेगा हमेशा। और जब सेल डिवीजन में रहेगा तो इसका पहचान है वैक्यूल्स आर एब्सेंट, प्लांट सेल है और वैक्यूल एब्सेंट, तो इंपॉर्टेंट बात है वैक्यूल्स आर। अब क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कौन सा प्लांट सेल है जिसमें वैक्यूल नहीं मिलता है? नहीं, तो आपको ध्यान रखना है मेरिस्टेमेटिक सेल या न्यूली फॉर्म सेल। अगर दो दिया बोथ ऑफ दिस तो बोथ ऑफ दिस जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीज हो गया। तो वैक्यूल्स आर इसमें क्या हो जाएगा? एब्सेंट। प्लस क्या है? न्यूक्लियस इसमें लार्ज होता है, लार्ज न्यूक्लियस। लार्ज न्यूक्लियस कहने का मतलब है सेल के साइज के कंपेयर में लार्ज होता है। जैसे सेल का साइज है, न्यूक्लियस जिस समय जन्म लिया था उस समय भी इतने बड़ा था, और जब ये बड़ा हो जाएगा उस समय भी उतने बड़ा होगा। तो जिस समय जन्म लिया था, मान लीजिए सेल का साइज छोटा था, अब इतना छोटा सेल तो न्यूक्लियस इतना बड़ा था। अब सेल इतना बड़ा हो गया तो भी न्यूक्लियस उतने बड़ा है, क्या है कि न्यूक्लियस में जो क्रोमोजोम का नंबर है ये फिक्स है। मान लीजिए अगर 24 क्रोमोजोम है तो हमेशा 24 ही रहेगा शुरू से लेकर लास्ट तक, नहीं। तो न्यूक्लियस का नंबर कह सकते हैं कि जिस समय जन्मा तो सेल का साइज छोटा है, ओवरऑल सेल का साइज क्या है? छोटा है, लेकिन उसके कंपेयर में अगर न्यूक्लियस को देखा जाए तो न्यूक्लियस क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। न्यूक्लियस जो दिखेगा तो वो क्या दिखता है बच्चों? बड़ा दिखता है, नहीं। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब क्या है कि ये जो मैं बताया कि आपको किसके बारे में? मेरिस्टेमेटिक के बारे में। मेरिस्टेम से रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम के रिगार्डिंग नहीं। अब क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर से बांट दिया गया, मेरिस्टेम को बांटा गया। आइए देखते हैं किस में बांटेगा। इसको हटा रहा हूं, क्लियर है यहां तक? तो क्या क्या बताया? मेरिस्टेमेटिक सेल का आपको याद रखना पड़ेगा, अनडिफरेंशिएटेड होगा, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन में होगा, ओनली प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेकेंडरी तो बाद में आएगा मैच्योरेशन के बाद। सेल जो होगा इसमें क्या होगा? छोटा और आइसोडायमेट्रिक होगा। वैक्यूल्स इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस लार्ज होगा। तो इतना बात तो आपको कम से कम याद रखना ही है बच्चों। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बांट दिया गया, फिर से डिवाइड किया गया। तो किधर डिवाइड करो? इस साइड में करता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, परमानेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले से, ठीक है। तो हम लोग टिश्यू में किसकी बात कर रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो इस मेरिस्टेम को फिर से बांटा गया। तो इसको जो बांटा गया, दो भाग में बांटेंगे। एक जो बांटा जाता है प्राइमरी मेरिस्टेम, एक का नाम है प्राइमरी मेरिस्टेम। अब ये ग्रुप प्राइमरी है तो दूसरा तो समझ में आ ही गया होगा क्या होना है। तो दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम। एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरा हम लोग क्या बात करेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है, नाम है प्राइमरी है, शुरू से है, तो आप लिख सकते हो प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग। जब लाइफ स्टार्ट होगा, प्लांट लाइफ, उस समय से स्टार्ट होगा, मतलब रहेगा प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग बोले तो शुरुआत से। क्या बोलेंगे? शुरुआत से, प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग, तो इसको बोला जाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम। नहीं, तो प्राइमरी मेरिस्टेम की जो बात करें, जो शुरू से रहेगा, तो कहां कहां रहेगा? शुरू से रहेगा तो कहां कहां रहेगा? तो इसी प्राइमरी मेरिस्टेम के अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आता है
शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट का मतलब प्लांट के ऊपरी भाग पे, रूट का सबसे निचले भाग पे, एपिकल पे मेरिस्टेमेटिक होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं शूट एंड रूट एपिकल। शूट एंड रूट क्या लिखेंगे? एपिकल मेरिस्टेम, नहीं वहाँ प्राइमरी मेरिस्टेम की बात करेंगे हम लोग। तो शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, जैसे फिगर से अगर मैं समझाऊं, मान लीजिए ये प्लांट है तो नीचे वाला पार्ट क्या है? रूट का। ऊपर वाला पार्ट क्या है? शूट का। तो शूट का एपिकल मेरिस्टेम कहने का मतलब ये वाला पार्ट शूट, और रूट का कहने का मतलब ये क्या है? ये वाला पार्ट, सबसे निचला हिस्सा मेरिस्टेमेटिक होता है वहां का। और ये इसके अलावा क्या कहाँ मौजूद होगा? ऑक्सिलरी बड। कहाँ पे? ऑक्सिलरी। ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम के अंतर्गत आता है। अब ऑक्सिलरी बड कहाँ पे मिलेगा आपको? अगर आपको ध्यान में हो मॉर्फोलॉजी, तो मैंने बताया था ये जैसे प्लांट है तो इसमें नोडल रीजन सब बताए थे, बताया गया था नोड से ही निकल के या तो ब्रांच या नहीं तो लीफ निकल के आएगा, याद आ रहा है? और इसी में बताया गया था ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे, इसी पे क्या होगा? ऑक्सिलरी बड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? यही ऑक्सिलरी बड। तो ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम के अंतर्गत आता है। ऑक्सिलरी बड प्राइमरी मेरिस्टेम में आएगा। इसके अलावा प्राइमरी में आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी क्या लिखेंगे? इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी किसके अंतर्गत आ जाएगा बच्चों? प्राइमरी मेरिस्टेम के अंतर्गत ही आएगा। इंटर कैलरी मेरिस्टेम की जो बात करते हैं वो कहाँ पे आएगा? प्राइमरी मेरिस्टेम के अंतर्गत ही आ जाता है। अब क्वेश्चन है सर क्या इंटर कैलरी? इंटर कैलरी कहाँ है? अगर उसको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, इंटर कैलरी को हम लोग जो स्टेम बनाते थे इस तरीके से, और स्टेम में नोडल रीजन नोड नोड नोड, दो नोड के बीच इंटर नोड, आपको पता है ये वाला क्या है? नोड। ये भी क्या है? नोड। और ये भी क्या है? नोड। और दो नोड के बीच का पार्ट जो है, बीच वाला, ये दो बीच वाला क्या हो गया? इंटर नोड। नोड और इंटर नोड। अब ध्यान देना है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इंटर कैलरी। कहाँ पे होगा? तो जो नोडल रीजन है, नोड, नोडल रीजन के दोनों साइड इंटर कैलरी होता है। समझ में आ गया? नोडल रीजन के दोनों साइड वाला जो होता है वही क्या कहलाएगा? इंटर कैलरी कहलाएगा। तो ये सब प्राइमरी मेरिस्टेम के अंतर्गत आता है बच्चों। तो क्या क्या बताया? प्राइमरी मेरिस्टेम की जो बात करेंगे तो प्राइमरी मेरिस्टेम में शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो एक तो ऐसे आप समझ सकते हो, या नहीं तो इसको देखो, एक तो ये है, एक दूसरे तरीके से और समझते हैं, शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम को ऐसे समझो। एक दूसरा तरीका, जैसे हम लोग चना, हमारे पास चना होता है घर में, चना मटर, ये चना, चना को जब पानी में फुला दो, नहीं तो उससे क्या अंकुरित निकलता है? अंकुर। अब मान लो इसको हम पानी में फुला दिए, तो पानी में जब फुलाओगे तो उसमें अंकुर निकल के आता है बाहर। ये जो अंकुरन हो गया, एक्चुअल में ये रेडिकल है, बताया था मॉर्फोलॉजी में। रेडिकल से क्या बनेगा? रूट। ट्रू रूट उसी से बनता है। ट्रू रूट के अंतर्गत दो बात किए थे, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ट्रू रूट रेडिकल से। अब क्या है कि अगर इसका सीड कोट को हटाओगे, सीड कोट किसका बना था? टेस्टाटैगमैन। अगर उसको कवर को हटा दोगे, हटाने के बाद जब इसको देखोगे, इसको तो कहानी इस तरीके से होगा।
तो इधर बताया था कोटिलिडन मिलेगा, अगर 2 गो है तो डाइकॉट, और कोटिलिडन 1 गो रहता तो मोनोकॉट। अब इसमें नीचे जो है ये तो रेडिकल वाला पोर्शन है, और ऊपर जो है इपिकोटाइल वाला पोर्शन है, ये है कोटिलिडन। तो इधर भी कोटिलिडन है। कोटिलिडन के ऊपर का पार्ट ईपी कोटाइल कहलाता है, और नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल से ही बनता है रेडिकल। ये वाला जो पार्ट है रेडिकल, क्या बनाएगा? रेडिकल। तो रेडिकल बनेगा। और ये जो इपिकोटाइल का ऊपर वाला पार्ट, यही क्या बनाता है? प्लूमूल। और मैं यहां क्या बोला? सूट और रूट का एपिकल मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम कहां पे मौजूद है भाई? अब ये देखो 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 कहां मौजूद होगा, किनसे बनाऊं? इससे। यहां पे जो मेरिस्टेम होगा शूट का, और नीचे के साइड जो मेरिस्टेम होगा। क्लियर हो गया? आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, उधर से भी और यहां से भी हम लोग कर सकते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आता है? प्राइमरी मेरिस्टेम के अंतर्गत हम लोग बात किए बच्चों। लेकिन एक हेडिंग और बचा हुआ हमारा, सेकेंडरी मेरिस्टेम, लेकिन जगह नहीं बचा है। तो मैं एक काम करता हूं, प्राइमरी मेरिस्टेम ये हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम को उस साइड में लिख लेते हैं। नहीं, इस साइड हम लिख ले सेकेंडरी। तो ये तो प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया। अब इसको थोड़ा सा साफ कर लें। मेरिस्टेम में प्राइमरी मेरिस्टेम, और दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी। आइए, तो दूसरा जो हेडिंग है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसी को हम लोग यहां पे लिख रहे हैं। नहीं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में कुछ नाम याद रखना होगा। इसी में आता कॉर्क कैम्बियम, इसी में आता वेस्कुलर कैम्बियम, इसी सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर आएगा फेसिकुलर कैम्बियम। नहीं, और पक्का है कि बाद में बनेगा। सेकेंडरी है मतलब क्या? सेकेंड टाइम बनेगा। सेकेंड टाइम प्राइमरी मेरिस्टेम जो बना था शुरू में बना, फर्स्ट टाइम, उसी से क्या होगा? सेल का मेच्योरेशन हो जाएगा। और एक बार जब सेल मेच्योर कर गया तो दोबारा से जो मेच्योर सेल से बनेगा, परमानेंट सेल से बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जस्ट मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, 2-3 नाम लिख देते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसमें आता है कॉर्क कैम्बियम, नहीं, कॉर्क कैम्बियम। इसी के अंतर्गत आता है वेस्कुलर कैम्बियम। ना तो आपको कॉर्क कैम्बियम अभी पता है कि कॉर्क क्या होता है, कॉर्क टिश्यू, उसका कैम्बियम क्या है अभी नहीं पता है आपको। वेस्कुलर कैम्बियम भी अभी आपको कोई भी आइडिया नहीं है। इसी तरह से एक होता है फेसिक्युलर कैम्बियम। तो ये सब आगे मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल करूंगा, सिर्फ नाम सुना है। कब बनेगा? तो नाम ही है सेकेंडरी, तो सेकेंड टाइम बनेगा। फॉर्म क्या लिखूंगा? फॉर्म लेटर, लेटर बोले तो बाद में। फॉर्म लेटर ऑन फ्रॉम किससे बनेगा? परमानेंट टिश्यू से। बाद में परमानेंट टिश्यू से ही बनेगा। तो जब बाद में परमानेंट टिश्यू से बनेगा, बाद में किससे बनेगा? परमानेंट टिश्यू से ही बनेगा बच्चों। क्लियर है? बाद में परमानेंट टिश्यू से ही बनेगा।
तो उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले क्लासिफिकेशन पे आते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, अंदाजा चला? क्या बताया? मेरिस्टेम में जहाँ सेल डिवीजन फास्ट हो, सेल आइसोड्रामेटिक हो, वैक्यूल एब्सेंट हो, प्राइमरी सेल वॉल केवल प्रेजेंट हो, ये सब बताया। फिर बताया मेरिस्टेम में कि दो तरह का है मेरिस्टेम में, एक प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मेरिस्टेम जो शुरू में बना होगा, फिर शुरू में जो सेल बनाया तो प्राइमरी मेरिस्टेम से, और सेकेंडरी वाला बाद में आएगा। तो बाद में कब? तो एक बार मैच्योरेशन जब हो जाएगा तब परमानेंट सेल से जब दोबारा से मेरिस्टेम बनता है तो उसको हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। और शुरू में जो एम्ब्रायनिक कंडीशन में ही बना था तो प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं, जिसमें सूट रूट एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी के अंतर्गत आता है, ऑक्सिलरी बर्ड प्राइमरी में आता है, इंटरकैलरी प्राइमरी में आता है, और सेकेंडरी में हम लोग जाए तो कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? सेकेंडरी के अंतर्गत आता है, कैम्बियम वाला जो पार्ट है। क्लियर है यहाँ? चलो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम मेटिक टिश्यू, इसके बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन। लेकिन फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम नहीं बचेगा, तो क्लासिफिकेशन अगले क्लास में फिर करेंगे। क्या हेडिंग हमारा अगले क्लास का होगा? क्लासिफिकेशन। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए। एक चीज़ और, अभी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, तो मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है अभी। मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन पूरा बायोलॉजी का हर एक चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एक कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसमें बच्चे खुद से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाइएगा। क्वेश्चन जैसे कोई क्वेश्चन लिखाया, पहले आप देख लो, आंसर करके नहीं हुआ तो अपने आप वो आंसर ठीक हो जाएगा। एक तो ये तो गया बायो में। फिजिक्स में जैसे कोई एक क्वेश्चन आया, आप बनाइए, अगर नहीं बना तो पहले तो आंसर, 4 ऑप्शन में से एक आंसर लगेगा, और उसके बाद कैसे बनाया गया, समझ में आया? विथ सॉल्यूशन। फिजिक्स का सेम, केमिस्ट्री का भी है ना। तो कोर्स उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो वो अपने ऐप पे आएगा ना, जो ऐप है डाउनलोड करके रखिएगा, ओम बायोलॉजी क्लासेस करके खोजिएगा, मिल जाएगा। यानी तो टेलीग्राम पे हमको लगता है लिंक भेजे थे हम कुछ दिन पहले, फिर भेज देंगे अगर बोलिएगा तो। अगर डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम के लिंक से। क्लियर है? तो सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का रहेगा कि खुद से क्वेश्चन बनाइए डेली। डेली एक चैप्टर भी बना लिए ना। जो मैं कोर्स बनाने जा रहा हूँ, आपको बता दूँ, इतना धांसू कोर्स रहेगा कि आपका मेडिकल में 180 क्वेश्चन जो पूछेगा, तो इसकी गारंटी है उसमें से 160 क्वेश्चन अपने कोर्स से ही रहेगा, अगर आपने बना लिया तो डायरेक्ट। इससे 160 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, उसी कोर्स वर्क से आएगा। क्लास ही अपना अलग चलेगा, उसका अलग से हम कोर्स ही क्रिएट कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्या कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में, आप लोग जैसे फिजिक्स का बना रहे हो तो फंस जाते हो, तो आगे बनाने का मन नहीं करता, उसमें फंसोगे ही नहीं। जैसे फंस गए, तुरंत सॉल्यूशन आ गया नीचे, देख लीजिए कैसे कैसे वो आगे बढ़िए, फिर देख लीजिए आगे बढ़िए, समझ में आया? तो उसको करेंगे। खैर, तो चलिए हम लोग अभी फ़िलहाल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज यहीं तक रहेगा क्लास।